नमस्कार। चलिए प्राचीन भारत के इतिहास को एक बहुत बड़ी पहेली की तरह समझते हैं। एक ऐसी पहेली जिसके बहुत सारे टुकड़े खो चुके हैं। तो फिर सवाल ये है कि उन खोए हुए टुकड़ों को हम ढूंढें कहाँ से? जवाब मिलेगा उन लोगों के लिखे हुए ब्यौरों में जो यहाँ के नहीं थे, मतलब बाहरी दुनिया से आए राजदूत, विद्वान और यात्री। तो सवाल सीधा सा है, जब हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है तो हजारों साल पहले का भारत असल में कैसा था, ये हम कैसे जानते हैं? इसका जवाब उन सुरागों में छिपा है जो किसी तरह वक्त की धूल में दबने से बच गए। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी जानकारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के अपने ग्रंथों से नहीं, बल्कि उन यात्रियों और विद्वानों के लेखों से आता है जो दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ आए थे। तो चलिए मिलते हैं इन बाहरी गवाहों से एक एक करके। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है पश्चिम से। यूनानियों और रोमनों ने भारत के बारे में कुछ सबसे शुरुआती और कह सकते हैं सबसे असरदार बातें लिखीं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने पश्चिम के लिए भारत की पहली झलक तैयार की। इनमें मेगस्थनीज जैसे राजदूत थे जिनका काम था मौर्य दरबार की राजनीति को समझना, और दूसरी तरफ टॉलेमी और प्लिनी जैसे विद्वान थे जो भारत के नक्शों, यहाँ के मसालों और अजीबो-गरीब जीव जंतुओं का हिसाब किताब रख रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेगस्थनीज की। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसे सीधे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। समझिए, ये भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच पहला बड़ा डिप्लोमैटिक कनेक्शन था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, मेगस्थनीज की जो असली किताब थी, इंडिका, वो आज हमारे पास है ही नहीं, वो खो चुकी है। हम उसके बारे में बस उतना ही जानते हैं जितना दूसरे लेखकों ने अपनी किताबों में उसका जिक्र किया है। पर इसके बावजूद उस दौर को समझने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा जरिया है। तो इससे हमें दो तरह की जानकारी मिलती है ना? एक तरफ डायमैकस जैसे लोग थे जो राजदूत थे और दरबार में क्या राजनीतिक हलचल हो रही है उस पर नजर रखते थे, और वहीं दूसरी तरफ प्लिनी और टॉलेमी जैसे स्कॉलर्स थे जो भारत के व्यापार मार्गों, नक्शे और यहाँ के कुदरती खजानों का पूरा ब्यौरा तैयार कर रहे थे। अच्छा, अब पश्चिम से चलते हैं पूरब की ओर। चीन से जो तीर्थयात्री आए, उनका भारत आने का मकसद एकदम अलग था। वो यहाँ पैसा या ताकत के लिए नहीं आए थे, वो आए थे ज्ञान और धर्म की खोज में। देखिए, ये कोई आम टूरिस्ट नहीं थे। ये वो समर्पित बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की जड़ों तक पहुंचने के लिए हजारों मील का खतरनाक सफर तय किया था। और उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो आज हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इनमें से फाहियान सबसे पहले आने वाले बड़े चीनी यात्रियों में से एक थे। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज के दौरान भारत आए, और उनकी लिखी बातों से हमें गुप्त काल के समाज और धार्मिक माहौल की एक झलक मिलती है। और उनके हिसाब से वो दौर काफी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित था। लेकिन अगर किसी एक चीनी यात्री का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया तो वो थे ह्वेनसांग। उनका सफर तो अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, उन्होंने लगभग 15 साल भारत में गुजारे, यहाँ संस्कृत सीखी और उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर यानी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी। जरा इस नंबर को देखिए, 138। ह्वेनसांग ने अपनी किताब सी यू की में इतने सारे अलग अलग राज्यों का जिक्र किया था। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी नज़र कितनी पैनी थी और उनका सफ़र कितना बड़ा था। इतिहासकारों के लिए ह्वेनसांग का काम किसी सोने की खान से कम नहीं है। वो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में थे, और उनकी लिखी बातों से ही हमें 7वीं सदी के भारत के समाज, धर्म और राजनीति के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में पता चलता है। तो हम देख सकते हैं कि हर चीनी तीर्थयात्री ने हमें भारत को देखने का एक अलग ही एंगल दिया। फाहियान ने समाज पर फोकस किया, ह्वेनसांग ने राजनीति और धर्म पर, और उनके बाद जो इत्सिंग आए उन्होंने हमें मठों और विश्वविद्यालयों के अंदर की जिंदगी के बारे में बताया। चलिए अब समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक बिल्कुल नए नज़रिए को देखते हैं। ये नज़रिया था अरब के विद्वानों का। उनका देखने का तरीका अक्सर ज़्यादा साइंटिफिक और एनालिटिकल होता था। अल-बरूनी एक कमाल के विद्वान थे। वो भारत एक ऐसे समय में आए जो किसी शांतिपूर्ण तीर्थयात्रा जैसा बिल्कुल नहीं था। वो आए थे महमूद गजनवी के हमलों के दौरान, लेकिन वो सिर्फ एक तमाशा देखने वाले नहीं थे, वो हर चीज को बहुत गहराई से सीखने वाले थे। उनकी किताब तहकीक-ए-हिंद
वाकई एक मील का पत्थर है। ये सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं है, बल्कि उस जमाने के भारतीय समाज, यहाँ के विज्ञान, धर्म और फिलॉसफी का एक बहुत ही गहरा और निष्पक्ष विश्लेषण है। इतिहासकारों के लिए तो ये एक बेशकीमती दस्तावेज है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूनानियों, चीनियों और अरबों के अलावा भी कुछ और आवाजें हैं जो इतिहास की इस पहेले के कुछ और जरूरी टुकड़ों को अपनी जगह पर रखती हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि जानकारी कितनी अलग अलग जगहों से आई। जैसे तिब्बत से तारानाथ ने हमें एक अलग बौद्ध नजरिया दिया, और वेनिस से आए मार्को पोलो ने हमें दक्षिण भारत के ताकतवर पांड्य साम्राज्य के बारे में बताया, जो मोतियों और मसालों के व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और ये एक ऐसा इलाका था जिसे बाकी यात्रियों ने अक्सर नजरअंदाज कर दिया था। अच्छा, अभी तक हमने उन कहानियों की बात की जो कागज पर लिखी थीं, लेकिन एक सुराग ऐसा भी है जो कागज पर नहीं बल्कि पत्थर पर लिखा है, और वो भी भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर मिला था। जरा इस तारीख को देखिए। ये उन यात्रियों से भी करीब करीब 1000 साल पुरानी है जिनकी हमने अब तक बात की है। ये समय है बोगज़कोई शिलालेख का, जो आज के तुर्की में मिला था। ये इस बात का सबूत है कि भारत की संस्कृति का असर उसकी सीमाओं से बहुत पहले ही दूर दूर तक पहुंच चुका था। इस पत्थर पर इंद्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं के नाम मिलना भारत और यूरोप की साझी जड़ों और पुराने रिश्तों का एक पक्का सबूत है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं, मतलब यूनानियों का राजनीतिक नजरिया, चीनियों का धार्मिक समर्पण और अरब की वैज्ञानिक जिज्ञासा, तो हमें प्राचीन भारत की एक ज्यादा मुकम्मल और रंगीन तस्वीर मिलती है। हर नजरिया इस पहेली में एक जरूरी टुकड़ा जोड़ता है। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, ये जितने भी ब्यौरे हैं ये सब बाहरी, ताकतवर और पढ़े लिखे पुरुषों के हैं, तो फिर राजाओं और विद्वानों की इस कहानी में एक आम किसान की कहानी कहाँ है? एक महिला का नजरिया किधर है? वो कौन सी आवाजें थी जिन्हें इतिहास ने शायद हमेशा के लिए खामोश कर दिया?